जैसा कि कल मैंने एक शॉर्ट डाला था और आप लोगों को बताया था कि चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं और चुनाव जो 2024 में अप्रैल मई में होने वाले हैं उसके विषय में कुछ चर्चा हम लोग करना चाह रहे हैं। अब थोड़ा हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में जो चुनाव हुए उसकी थोड़ी बारीकी देखनी पड़ेगी। भाजपा ने जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला था वो कैसे मिला था और कहाँ कहाँ से भाजपा की जीत हुई थी। उसके बाद गत 5 सालों में जो भाजपा को कुछ नुकसान जो हुए हैं, जिसमें कई राज्यों में भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार बन चुकी है राज्यों में, तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूँगा। और दूसरा, अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे वो कैसे हुए थे, कितने चरणों में हुए थे और कैसे हुए थे, ये इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2019 में आप सभी लोगों को पता है नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई थी और उसके अलायंस के अलावा भी उसने इंडिविजुअल भी बहुमत ले लिया था पूरा। लगभग 300 से ऊपर सीटें नरेंद्र मोदी की सरकार को मिली थी। नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा सरकार जो राजग है, उसमें लगभग 37% से 38% उनको वोट मिले थे। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कहा जाए तो 19 से 20% पे कांग्रेस सिमट गई थी। 19 से 20% वोट ही उसको कांग्रेस को मिले थे। और गठबंधन में एनडीए का जो गठबंधन था उसको लगभग 45% वोट मिले थे और जो यूपीए गठबंधन था उसमें लगभग 25 से 26% वोट उसको मिले थे 2019 में। अच्छा, ये जो चुनाव 2019 का हुआ था ये 17वां लोकसभा चुनाव इसको कहेंगे हम लोग। 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था और ये 7 चरणों में ये चुनाव हुआ था। 7 चरण में 7 टाइम्स ये चुनाव हुआ था, मतलब 7 चरणों में चुनाव हुआ था। तो जैसे पहला चरण 11 अप्रैल को था, फिर उसके बाद 18 अप्रैल को दूसरा चरण था, देन फिर 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई, ये 7 चरणों में चुनाव हुआ था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पहले तो सीटों में जाते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और राजनीति वहीं से खेलना चालू करती है कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा सीटें होती हैं तो केंद्र में जो सरकारें होती हैं उसी राज्य से ज़्यादा मंत्री बनते हैं चुनाव के टाइम, उसी राज्य को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 है, शुरू से नंबर 1 रहा है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वही तय करती है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। तो गत 10 सालों से लगभग 9 साल तो हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो अपनी पैठ बनाई है, बहुत ही मजबूत जड़ें बनाई हैं। उनको हिलाना इतना आसान है नहीं, किसी के बस का है नहीं। ना तो समाजवादी पार्टी के बस का है, ना ही बसपा के बस की है, क्योंकि यही दोनों एक बड़ी पार्टियां कही जाती हैं। और कोई पार्टी, कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ है। यहाँ से एक भी पार्टी, एक सीट सिर्फ सोनिया गांधी की बची हुई है। राहुल गांधी भी अपनी सीट अमेठी वाली हार गए थे, उनको स्मृति ईरानी जी ने हरा दिया था। उत्तर प्रदेश में साथियों मैं बताऊं आपको 80 लोकसभा सीटें हैं। टोटल जो लगभग 550 सीटों में 80 लोकसभा सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। तो सोच सकते हैं कि ये लगभग 15% का ग्राफ तो यहीं से तय हो जाता है कि यहीं से जीत हार तय हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं और पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटका में 28, गुजरात में 26 सीटें हैं, राजस्थान में 25 हैं, उड़ीसा में 21 हैं और केरल में 20 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 हैं, आसाम में 14 सीटें हैं, झारखंड में भी 14 सीटें हैं। हालांकि आसाम देखने में छोटा है, झारखंड उससे बड़ा है, बट आसाम में लोकसभा सीटें जो है ज़्यादा हैं, 14 हैं और झारखंड में भी 14 सीटें हैं। पंजाब में साथियों 13 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं और हरियाणा में 10 सीटें हैं। अब मैं आपको बताऊं, पंजाब और हरियाणा की जो बात करेंगे तो हरियाणा से भी पूरा सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, और पंजाब में तो खैर कांग्रेस कुछ सीटें लेके आई थी, लगभग 9 सीट के करीब उसकी आई थी। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटें पिछली बार भाजपा के पाले में गई थी। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें थी 2019 में। अब 2019 के बाद जब केंद्र शासित प्रदेश 2 बन गए, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी हो गया, तो अभी लद्दाख में 1 सीट रहेगी और जम्मू कश्मीर में कितनी रहती है वो मैं आपको बताऊंगा, लगभग 6 सीटें होंगी। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पिछली बार भाजपा 5 की 5 सीटें जीत गई थी। हिमाचल प्रदेश में 4 है, भाजपा क्लीन स्वीप जीती थी।
4 की 4 सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें, गोवा में 2 है, त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2। उसके बाद अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, नागालैंड, पौंडीचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप, सिक्किम, ये सब केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित राज्य हैं। तो इनमें सब में एक एक सीटें हैं। ये कुल मिला के 543 सीटें होती हैं, 543 सीट्स होती हैं। 543 में 80 सीटें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि राजनीति में कौन सी पार्टी केंद्र में आएगी, कौन राजा बनेगा और कौन सीट पे बैठेगा। तो उत्तर प्रदेश इस समय भाजपा के लिए बहुत ही मजबूत गढ़ है और इसमें देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनको अभी इतनी मजबूती प्रदान नहीं हुई है। वो इतना मजबूत नहीं है कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ आ पाएंगे। जो इंडिया करके अलायंस बना है उसमें समाजवादी पार्टी भी है और भी राष्ट्रीय लोकदल वगैरह भी है, मगर लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि योगी जी का यहाँ पे सिस्टम अच्छा बन गया है उत्तर प्रदेश में। चुनाव परिणाम की अगर बात करें हम लोग 2019 की, तो 2019 में जो चुनाव परिणाम आए थे, किस पार्टी को कितने सीट्स मिली थी, ये थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एनडीए जिसको बोलते हैं, भाजपा के घटक दल और भाजपा मिला के, तो सबसे पहले नंबर 1 में भाजपा आती है। भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी, पिछली बार की अपेक्षा 21+। पिछली बार 2014 में 303 में 21 कम रह गए थे, मगर इस बार 21 सीटें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। कुल मिला के टोटल 303 सीटें होती हैं। तो कुल मिला के ये मान लीजिए कि अकेले भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से कहीं ज़्यादा आके पार कर लिया था। 303 सीटें बहुत होती हैं। अच्छा, गठबंधन है तो रहेगा ही, क्योंकि कई सालों से गठबंधन बना रहा है और बिना गठबंधन के कोई सरकार लगभग 40 सालों से चल नहीं पा रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको नकारा और गठबंधन साथ ही रखा, मंत्री वगैरह भी रखे उसके, मगर अकेले दम पे उसने बहुमत लिया। ये मानने वाली बात है नरेंद्र मोदी की सरकार में, 2014 हो या 2019 हो। अब 2024 में क्या होता है ये तो सिनेरियो बताएगा, जनता बताएगी, और जो सिनेरियो इस समय राज्यों का है वो बताएगा। हाँ, मजबूती मैंने आपको पहले ही बताया कि 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में है, मजबूती यहीं से मिल रही है और कहीं से नहीं मिल रही है। हाँ, बाकी राज्यों में कमजोरी मिलेगी, आएगी कमजोरी, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कमजोर होने के आसार हैं इनके, जहाँ से ये लोग अच्छी सीटें लेके आए थे। 2024 में क्या इनको 303 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी या कम मिलेंगी, ये भी हम लोग विश्लेषण करेंगे अभी। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 21 ज़्यादा थी। शिवसेना को 18 सीटें मिली थी महाराष्ट्र में। जनता दल यूनाइटेड, इसको 16 सीटें मिली थी और ये 14 सीटें एक्स्ट्रा लेके आई थी जनता दल यूनाइटेड। ये नीतीश कुमार की पार्टी है, जो कि अभी इंडिया में जाके शामिल हो गए हैं इस बार, एनडीए में पहले थे ये। तो लोक जनशक्ति पार्टी, इसको 6 सीटें मिली थी। अपना दल सोनेलाल, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इनको 2 सीटें मिली थी। 2 सीटों में खड़ा किया गया और 2 सीटें जीत गए थे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से कंप्रोमाइज़ किया। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों में खड़ी होती, इनको नहीं देती, तब भी वही जीतती है, मगर अलायंस है तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो भाई 2 रोटी तुम भी खा लो। तो ये हाल है। शिरोमणि अकाली दल की 2 सीटें आई थी, पिछली बार इनकी 4 सीटें आई थी, इस बार इन्होंने 2 सीटों का इनको नुकसान हुआ, 2 सीटें पंजाब में हारे। शिरोमणि अकाली दल की 2 सीटें आई थी। ऑल इंडिया अन्य द्रमुख, जो उसकी तमिलनाडु की पार्टी है, AIDMK, तो इसको 1 सीट मिली थी। पिछली बार इसकी बहुत सीटें आई थी, लगभग इस बार इनको सिर्फ 1 सीट मिली। 36 सीटों का नुकसान हुआ 2019 में इनको। कुल मिला के ये घटक दल जो है इनका फेल रहा भारतीय जनता पार्टी का। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसको भी एक ही सीट मिली। 1 सीट पिछली बार आई थिंक मेरे ख्याल से 1 भी सीट नहीं जीती थी, इस बार 1 सीट जीत गई है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसको भी 1 मिली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1, नेशनल पीपल्स पार्टी को 1, मिजो नेशनल फ्रंट को 1, नागा पीपल्स को 1। कुल मिला के 354 सीटें भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों को और भारतीय जनता पार्टी को मिला के
2019 में मिली थी, जिसकी दम पे लोग अभी तक सरकार चला रहे हैं और बढ़िया से चल भी रही है इनकी सरकार। अभी इसके आगे आते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का जो घटक दल था, यूपीए जिसको कहते हैं, उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। इनको पिछली बार से 8 सीटें थोड़ी ज़्यादा मिली। पिछली बार इनकी 8 सीटें कम थी 52 में, मतलब लगभग 46 सीटों के करीब इनके पास थी, 44 या 46 सीटें थी। इस बार इनको 52 सीटें मिली हैं, 8 सीटें इनको प्लस हुई हैं। द्रविड़ मुनेत्र कसगम 23 सीटें लेके आए थे, तमिलनाडु की पार्टी है, 23 सीटें एक्स्ट्रा लेके आए थे। पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार 23 सीटें लेके आए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 5 मिली, 1 सीट का नुकसान हुआ था। पिछली बार 1 सीट इनकी एक्स्ट्रा थी, 6 सीटें थी, इस बार इनको 5 सीटें मिली हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें मिली, 1 सीट एक्स्ट्रा मिली इनको, जीते। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें, जनता दल सेकुलर 1 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट, केरल कांग्रेस 1, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1, और एक केरला की कोई पार्टी है उसको 1 सीट मिली। कुल मिला के इनको 91 सीटें मिली थी यूपीओ को। 2014 और 2019 के अंतर में देखा जाए तो इन्होंने लगभग 26 सीटों का इनको बेनिफिट मिला था। 2019 में इनको 91 मिली थी, 2014 में इनको इससे 26 सीटें कम मिली थी, मतलब थोड़ा सा ग्राफ इनका बढ़ा। इसके अलावा भी कई हैं, राष्ट्रीय मोर्चा है, महागठबंधन है, वाम मोर्चा है। अच्छा, राष्ट्रीय मोर्चा जो है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, बंगाल की पार्टी, इनको 22 सीटें मिली थी। 12 सीटों का नुकसान हुआ था पिछली बार के अपेक्षा। इनको 22 सीटें 2019 में ये लेके आई थी। ये कांग्रेस के घटक दलों में शामिल नहीं थी, इस बार ये इंडिया अलायंस में शामिल है। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो 2019 में मोदी जी के साथ थी। अब 2024 में वो इंडिया अलायंस के साथ है। ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये इसी में सीटों का हेर फेर होने वाला है। मतलब थोड़ा मुश्किल 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि इनके जो अलायंस हैं वो इतने मजबूत नहीं है, इतने तगड़े नहीं हैं। सब 1-1, 2-2 सीट वाले हैं। सिर्फ संख्या में है कि हाँ 38 पार्टियों का हमारा संगठन है, बट कुछ ऐसा दम नहीं है। जो इंडिया का जो अलायंस है वो बहुत ही तगड़ा अलायंस है। ये जो अलायंस के साथ जितनी भी पार्टियां हैं, इनके कई तो इसमें मुख्यमंत्री हैं, जिसमें एक तृणमूल कांग्रेस, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पिछली बार 2019 में अलग से लड़ी थी, इनके साथ नहीं लड़ी थी, इनका घटक दल नहीं थी, वो पिछली बार राष्ट्रीय मोर्चा बन के लड़ी थी। तो तृणमूल कांग्रेस के 22 थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति के 9 थे, ऑल इंडिया मजलिसे मुस्लिम लीग जो है उसका 2 सीटें थी उसको। ये 3 पार्टियां बन के राष्ट्रीय मोर्चा बनी थी। तो कुल मिला के इन्होंने 22, 9 और 9, 2, 11 और 22, लगभग 33 सीट ये लोग जीते थे। महागठबंधन आता है। महागठबंधन में आपकी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये 2 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो दूसरे और तीसरे नंबर पे कही जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ से कोई नामो निशान नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस जो किया था समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ, उसमें इनको बेनिफिट ये मिला कि इनको 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो कभी कभी क्या होता है, गठबंधन में नुकसान भी होता है। तो एक ये तीसरा मोर्चा ये था। वाम मोर्चा था। वाम मोर्चा में भारतीय पार्टी मार्क्सवादी को 3 सीटें मिली थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली थी। ये एक वाम मोर्चा था। एक और था बीजू जनता दल 12, बीजू जनता दल उड़ीसा की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी 3, आम आदमी पार्टी 1। पंजाब में 1 सीट निकली थी, जो सांसद थे, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान जी की बात मैं कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी किस्मत है उनकी, कहाँ अर्श से फर्श तक का सफ़र उनका रहा है साथियों। तो आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती थी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 1 जीती थी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 जीती थी और निर्दलीय 3 सीटें। इंडिया में टोटल निर्दलीय 3 लोग थे, 3 सीटें आई थी निर्दलीय की। कुल मिला के 542 सीटें होती हैं। 542 सीटों पे चुनाव हुए थे और 542 सीटों पे ये डिटेल थी कि एनडीए कितने थी, यूपी। 2019 में भाजपा ने परिवारवाद पे चुनाव लड़ा था, परिवारवाद को मुद्दा बनाया था। जैसे मुलायम परिवार है, कांग्रेस परिवार है और लालू परिवार है, सिंधिया परिवार है, गांधी परिवार है, चौधरी चरण सिंह परिवार है, हुड्डा परिवार है, चौटाला परिवार, देवगौड़ा परिवार।
इन पे उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत मुद्दा बनाया और इसमें उनको सफलता ही मिली। इन परिवारों को काफ़ी नुकसान भी हुआ साथियों। 2019 में ये लोग इतनी ज़्यादा सीटें नहीं ला पाए जिस हिसाब से ये लोग उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, ये तो रही 2019 की बात। अब आने वाले 4 सालों बाद, 5 सालों बाद क्या सिनेरियो है, ये हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। जो सिनेरियो है, जैसे कर्नाटक में ये बहुत सीटें लाए थे, कर्नाटक में काफ़ी सीटें लाए थे, और उसके बाद ये पंजाब में काफ़ी सीटें लाए थे, राजस्थान में काफ़ी सीटें लाए थे, हरियाणा में बहुत सीटें लाए थे, और केरला में तो इनका पहले भी नहीं था सिस्टम, और तमिलनाडु में पहले भी नहीं था, महाराष्ट्र में काफ़ी सीटें लाए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अभी नुकसान कहाँ कहाँ से होगा ये देखने वाली बात है। हाँ, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा गेन किया था 2019 में, मगर 2019 के बाद जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी जीतने की, वो जीत ना सकी, और ममता बनर्जी भी प्रचंड बहुमत से जीती। तो इसमें कहीं ना कहीं 2024 में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, जो फ़ायदा 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। और देखते हैं, उत्तर प्रदेश तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश में जितना किसी भी बच्ची का, वैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नाम अभी भी है, प्रॉपर है, बना हुआ है। कर्नाटका में 28 सीटें हैं साथियों। कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी का अच्छा गढ़ था, जिसको अभी पिछले साल ही उखाड़ फेंका है कांग्रेस ने। हिमाचल प्रदेश भी अच्छा गढ़ था, जिसको भी कांग्रेस ने उखाड़ दिया है। जहाँ से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा जीती थी, तो कर्नाटका से नुकसान हो सकता है, पश्चिम बंगाल से नुकसान हो सकता है, हिमाचल प्रदेश से नुकसान हो सकता है। इन 3 राज्यों से तो नुकसान तय है। पंजाब से भी इनको अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की इस समय सरकार है। और अगर जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि कांग्रेस से इंडिया अलायंस में कहा है, आ गए हैं इंडिया अलायंस में, कि आप पंजाब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम आपको जीत के देंगे। कुल मिला के ये उनका कहना था कि कांग्रेस अपनी सरजमी छोड़ दे, अपनी राजनीतिक वहाँ पे क्लीन स्वीप कर, साफ सफाया कर दे, कांग्रेस वहाँ से ना लड़े, आम आदमी पार्टी ही लड़े। तो देखना ये है कि कांग्रेस क्या समझौता करती है और कितना समझौता करती है। कई राज्यों में ऐसा समझौता इनको करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी इनको समझौता करना पड़ेगा। लगभग 60-65 सीटों से इन्होंने पिछली बार खड़ा किया था 2019 में, मगर ये जीत नहीं पाए थे। तो अगर आपको जीतना है इंडिया अलायंस को या अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने हैं, तो कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो वैसे 2019 में जो हुआ था वो 2024 में ऑब्वियस सी बात है होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मुद्दे थे पिछली बार, मंदिर भी मुद्दा था और धर्म भी मुद्दा था। इस बार भी मुद्दे हैं, मगर थोड़े हट के हैं। धर्म नहीं है, मंदिर होगा भाजपा के लिए, मगर बाकी लोगों के लिए मंदिर मुद्दा नहीं है, जातिवाद मुद्दा नहीं है। मुद्दे इस बार हैं जो रोजगार है और अपनी जीडीपी की क्या हालत है, और जो दंगे हो रहे हैं इस पे जो बातें हो रही हैं, जो नियम कानून बदले जा रहे हैं, लोगों की पावर छीनी जा रही है, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं नुकसान दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना ये है कि अभी तो 6-7 महीने हैं, 6-7 महीनों में क्या उलटफेर होता है। तो अभी तो फिलहाल जो मणिपुर में चल रहा है उसको लेके विपक्ष काफ़ी हावी है भारतीय जनता पार्टी पे, तो इसको संभालना अभी तक तो फिलहाल नहीं संभाल पाई है, 3 महीने हो गए हैं। अभी देखते हैं कि 6 महीनों में और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बाकी राज्य स्तर पे डिटेल में मैं 1-2 दिन में आप लोगों से बात करूंगा। ये पूरा नेशनल वाइज बात थी, यूपी को लेके बात करूंगा, कर्नाटक को लेके बात करूंगा, अलग अलग राज्यों को लेके भी चुनाव के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।